पाकिस्तान में चीनी का बहरान फिर सर उठा चुका है और इस बार मामला महज कीमतों के उतार चढ़ाव का नहीं बल्कि पॉलिसी साजों और चीनी माफिया के दरमियान गठजोड़ का है। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि गुज़िश्ता साल जून से लेकर अक्टूबर तक के दौरान इतनी ही मिकदार में यानी 7.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करके 114 अरब रुपए कमाए गए थे। उस वक्त हुकूमत का कहना था कि मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, अगर चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपए से ऊपर गई तो फौरन एक्सपोर्ट रोकी जाएगी, लेकिन कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं और चीनी की बरामद भी जारी रही। वही चीनी जो सिर्फ 5 माह कबल 125 रुपए की थी, इस वक्त तकरीबन 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। शुगर माफिया ने महज 5 माह में चीनी की कीमत में 65 रुपए फी किलो का इजाफा करके अवाम की जेब से 50 अरब रुपए इजाफी बटोरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 89 शुगर मिल मालिकान पर 20 अरब रुपए की टैक्स चोरी के इल्जामात हैं। यही वो ताकतवर माफिया है जिसे पहले 12 अरब की सब्सिडी दी गई और फिर 9 अरब के कर्जे भी मुआफ किए गए। अगर सिर्फ 1 रुपए फी किलो कीमत बढ़े तो शुगर माफिया 5 अरब रुपए कमाता है। अब चीनी 125 से 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, तो अंदाजा करें कि कितनी दौलत अवाम से निचोड़ी जा चुकी है। ये बहरान सिर्फ चीनी की कीमतों का नहीं, एतमाद, शफाफियत और हुकूमती रिट का बहरान है। असल सवाल यह है कि जब आदादो शुमार, हकायक और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीनी माफिया ने पॉलिसी साजों की खामोशी या शायद शराकत से खेल का फायदा उठाया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर कब तक माफिया को सब्सिडी, कर्ज माफी और बरामदात की खुली छूट मिलती रहेगी और अवाम को सिर्फ खाली दावे, वादे और बढ़ती कीमतें ही मिलेंगी? ये मामला महज बद इंतजामी या नाअहली का नहीं रहा, ये बाकायदा इस्तेहसाली ढांचे का आकाश है, जहां चंद दर्जन मालिकान की जेबें भरने के लिए 25 करोड़ अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। अगर हर बहरान के पीछे नफा सिर्फ माफिया का है तो फिर रियासत कहाँ है, एहतसाब कहाँ है और हुकूमत किसकी है? क्या 25 करोड़ अवाम वाकई चंद अफराद के माशी मफादात के सामने हमेशा यरगमाल, या वक्त आ चुका है कि एहतसाब की वो चीनी तैयार की जाए जो अवाम को तो मीठी लगे मगर माफिया के गले में फंस जाए? इसी पर बात करेंगे। सवाल इस तरह से, गुज़िश्ता साल 7.5 लाख टन चीनी बरामद, अब उतनी ही चीनी दरामद करने की मंजूरी, कीमत 125 से 200 तक पहुंच गई। क्या ये हुकूमती नाअहली है, मफादाती पॉलिसी का नतीजा, या मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अवाम की जेब पर डाका? ज़ैगम साहब। आयशा, आपने अपने इंट्रो में कई बार माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दुनिया भर में माफिया होती है, लेकिन माफिया अलग होती है, अशराफिया अलग होती है। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि माफिया और अशराफिया में फ़र्क नहीं है। अब आप बता रही हैं जिस शुगर इंडस्ट्री का 80-90 शुगर मिले हैं, 5-7 को छोड़ के तमाम की तमाम सियासतदानों की हैं। कोई कैबिनेट ऐसी नहीं होती पाकिस्तान की जिसके अंदर शुगर मिल ना बैठी हो। शुगर मिलें जो है इलेक्शन लड़वाती हैं और शुगर मिलें पार्टियां चलाती हैं, शुगर मिलें सियासत चलाती हैं, शुगर मिलें जमहूरियत चलाती हैं। तो फिर मुल्क शुगर मिलों को ना चलाए तो क्या करे? ये बातें हम बार बार करते हैं। हुकूमत ने खुद 2020 में कमीशन बनाया था, सरकार का कमीशन, और उसने कहा कि 1 साल के अंदर शुगर मिल वालों ने 100 अरब रुपए नाजायज कमाए। उस सरकार की कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि इन्होंने होर्डिंग की है, जखीरा अंदोजी की है, प्रोडक्शन कम बताई है टैक्स खाने के लिए और प्रोडक्शन को छुपाने के लिए, कीमतों पर खेलने के लिए सब्सिडीज़ ली हैं, नाजायज़ तौर पर सब्सिडीज़ ली हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रोनी सेक्टर है ये वो सेक्टर है जो मिलकर कमाता है स्टेट के साथ मिलकर। और अगर आपने ये देखना हो कि क्या पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया की कोई कमिटमेंट मुल्क की मईशत को तब्दील करने में है तो शुगर इंडस्ट्री को देख लें। और ये साबित करती है कि ज़ीरो इंटरेस्ट है पाकिस्तान की सिमत बदलने में, पाकिस्तान की मईशत बदलने में, पाकिस्तान को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ले जाने में, पाकिस्तान में किसानों और गरीब लोगों का इस्तेसाल रोकने में। कीमतों को ये लोग कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से प्ले करते हैं, ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं, पैसे सरकार से लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। जब कीमतें बाहर सस्ती होती हैं तो इंपोर्ट करते नहीं, जब दुनिया में सस्ती होती हैं तो। और किस तरह का कानून यूज करते हैं? गुड़ कंट्रोल ऑर्डर यूज करते हैं। 2021 से पहले साल हर साल गरीब किसान को गुड़ बनाने की इजाजत नहीं थी। इस्तेसाल का इतना बड़ा ये एक पूरा निजाम है जो शुगर मिले जिसको जाहिर करती है।
ظاہر صرف شوگر ملیں نہیں ہیں, شوگر ملیں سب سے بڑی عکاس ہیں ہماری اشرافیائی معیشت کی درست ہو گیا زیغم صاحب. اور ہمارے طرز حکومت. آپ کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ سرکار کمزور ہے اور شوگر مل مالکان مضبوط ہے. تو افتخار صاحب, اس ملک کو, اس ملک کی جمہوریت کو, نظام کو صرف شوگر مل مالکان چلا رہے ہیں, قانون قاعدہ گورننس وہ نہیں ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ پچھلے 8-7 سال سے یہ تماشا تو لگا ہوا ہے کہ اس ہاتھ ایکسپورٹ ہوتی ہے, اس ہاتھ امپورٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہماری ضرورت کیا ہے, ہم اس کو رکھیں. آپ شوگر مل مالکان کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں ہر وہ شخص جو چیزیں فروخت کرتا ہے وہ مافیا ہے, اور تمام ریگولیٹری اتھارٹیز اس کے ساتھ مل کر ہم سب کو لوٹ رہی ہیں. خواہ وہ سبزی منڈی کا مافیا ہو, خواہ وہ ٹرانسپورٹ کا مافیا اس ہو. گٹھ جوڑ پہ کہاں سے ڈنڈا چلے گا؟ نہیں چل رہا نا. پھر یہ تو ہماری قوت برداشت ہے نا, اور ایک دن ہماری قوت برداشت ختم ہو جائے گی, پھر وہ ہوگا کہ روز حشر. اور میرا یار ابھی روز حشر کے بارے میں تفصیل بتائے گا کہ روز حشر ہوتا کیسا ہے. میں حسن نثار میں یہ ہمت بچے گی اس عوام میں جس کی قبر تک توڑ دی؟ ہمت بچی ہوئی ہے تو ہم آپ اور میں اس میز پہ بیٹھے ہیں. مطلب آپ کے دیکھیں نا کیا ہوا, شوگر مل کی پیداوار کم ہوئی, اس کی وجہ تھی ہمارے پاس پانی کم تھا, ہمارے پاس کھاد کم تھی. پھر ذخیرہ اندوزی کی گئی, اور ذخیرہ اندوزی کرنا ایک جرم ہے, اس کو سب کو پتہ ہے. کتنی شوگر پیدا اندر کرتے ہو, کتنی بوریاں بناتے ہو, کتنی بار بیچتے ہو, کتنوں پہ ٹیکس دیتے ہو, سب کو پتہ ہے. اس علاقے میں رہنے والے ایک عام کاشتکار کے پاس چلے جاؤ, آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کر دے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہے تو میرے دوست جو منسٹر صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, رانا تنویر بیچارے کو, کہ کیا ہو رہا ہے. پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کر منگائی گئی. میں مانتا ہوں پانی کم تھا, میں مانتا ہوں کہ ہمارے کھاد مہنگی تھی, لیکن اس کی پالیسی ڈیسیژن کس نے کرنے ہیں؟ پالیسی ڈیسیژن کرنے میں نے تو نہیں کرنے, اور نہ عائشہ نے کرنے ہیں, نہ زیغم نے کرنے ہیں, نہ حسن نثار نے کرنے ہیں. ہمیں تو کریں. یہ بات بڑی پیاری کی, آج شکر ہے آج گڑ کی بات ہوگی, اگرچہ وہ قانون اب ختم ہو گیا. وہ ہم تو گڑ بھی نہیں بنا سکتے تھے. یہ آپ نے کتنے پیسے بتائے ہیں؟ آپ نے کہا کہ 100 ارب روپیہ کمایا. افتخار صاحب اتنے ارب ہیں, اس کے اندر کے ارب گنتے گنتے تھک گئے. حسن نثار صاحب فرمائیے گا, یہ چینی برآمد درآمد کا کھیل عوام کو کتنا مہنگا پڑ رہا ہے؟ اچھا بات سنیں پہلے, میرا جواب چونکہ بہت ہی مختصر ہوگا, سن لیں کہ کئی سال پہلے میرے کالموں کے مجموعے میں شامل ہے. میں نے کالم لکھا اشرافیہ نہیں بدماشیہ. اس میں نے یہ ایکسپلین کیا کہ بدماش گالی نہیں ہے, ہر وہ شخص بدماش ہے جس کا معاش بد ہو. اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں, ضروری ہے. اچھا, آپ کے سوال کا آخری جملہ ہے کہ یہ نااہلی ہے, مفاداتی پالیسی یا منظم منصوبے کے تحت عوام کی جیب پہ ڈاکہ. یہ صرف ڈاکہ اور ڈاکہ. اپنی تاریخ کو سمجھنا ہو جس کسی نے بھی, وہ 3 لفظ, وہ کیا ہے؟ پلنڈرز اینڈ سرنڈرز. فنشڈ. میں نے جواب دے دیا. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب, آپ کے خیال میں یہ کیوں کئی سالوں سے گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی ضرورت کو سمجھتے جانتے ہوئے بھی, یا غیر ارادی طور پر ہم سے ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے برآمد کرتے ہیں پھر اسی کو درآمد کرتے ہیں؟ اور ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا جو اوپر زیغم صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ حکومت چلاتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, جمہوریت بناتے ہیں, جمہوریت بگاڑتے ہیں. کیا واقعی یہ حالات ہیں؟ اچھا عائشہ, ایک آپ کے سوال کا جواب پہلے دے دوں. آپ نے کہا کہ یہ حکومتی نااہلی ہے یا وغیرہ وغیرہ, مفاداتی پالیسی ہے, اس کے بعد باقی. اس کا جواب میرا جواب یہ ہے کہ یہ نااہلی نہیں ہے, یہ حکومتی اہلیت ہے. یہ حکومتی اہلیت ہے کہ ہم اس جگہ پہ بار بار اس دہانے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ استحصال عوام کا ہوتا ہے. دیکھیے, استحصال اس کا ہوتا ہے جس کی حص باقی رہ گئی ہو. جس میں حص نہ رہ گئی ہو اس کا استحصال نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو حص نظر آتی ہے اپنے عوام کے اندر آج, میرے خیال میں تو حص ان کی مر گئی ہے, مار دی گئی ہے, ختم کر دی گئی. یہ حص ہے ہی نہیں, اس لیے استحصال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک وہ زمانہ تھا کہ 8 آنے قیمت بڑی چینی کی سیر ایوب خان کے زمانے میں, اور اس کو ڈکٹیٹر کو
गद्दी से उठा के बार मारा लोगों ने जाना पड़ा। अभी ये है कि 30-30, 40-40, 50-50 जो है रुपए एकदम से बढ़ जाती है, और जूं तक नहीं रेंगती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस लहज पे पहुंचा है कि कोई इसको, कुछ पाकिस्तानी अवाम को, हाँ हम जैसे बैठ के या आप जैसे बात सवाल उठाएंगे, लेकिन कल को लोग 200 रुपए चीनी भी ले रहे होंगे। अजीब सी बात है। 1962 में मैंने पहले भी एक जिक्र किया था, सिर्फ 6 शुगर मिलें थी पूरे पाकिस्तान में, 5 करोड़ अवाम के लिए, मशरकी पाकिस्तान भी साथ होता था। अब हम 5 करोड़ से 25 करोड़ और हो गए हैं, लेकिन ये जो शुगर मिले हैं वो 6 से जहां 30 होनी चाहिए थी, अब 91 है। और कहा जाता है कि ये सब की सब जिस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से कहा गया कि शराफिया और बदमाशिया या माफिया सब एक ही जुड़े हुए एक ही लोग हैं, सब एक ही काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारोबार है। तो जो लोग पहले लाइसेंस राज हुआ करता था कि जिसको लाइसेंस मिला उसने एक फैक्ट्री लगा ली, उसने कंपनी लगा ली, वो इसका मतलब बड़ा शेख बन गया, अमीर बन गया जल्दी कुछ अरसे के बाद। अब यहाँ पे हर एक के पास एक शुगर मिला जो कि आसान रास्ता है अमारत का, और वो हमने लाइसेंस राज की जगह उसको शामिल कर लिया। ठीक हो। 50 अरब रुपए, मैं फाइनल बात कर दूं, 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी शुगर वालों को पिछले साल में। अभी कल के दिन में वजीर खजाना ने अवाम के ऊपर 36 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। बिल्कुल ऐसा। तो क्या 50 अरब, क्या 36 अरब, क्या हिस्स की बात, क्या इस्तेहसाल की बात, कुछ भी नहीं रह गया आयशा। बस ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा। मैं बस, बाकी बातें नहीं करता, हाँ। बस देखता हूँ अपने इर्द गिर्द का माहौल, देखता हूँ उसके मुताबिक बात कर देता हूँ। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस दौर में फंस गए हैं। सही हो गया जी।